नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और इस चरण में 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो यहाँ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी ने लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव करते हुए मतदान करने की अपील की है। और इस बीच टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बंगाल में तृणमूल की सरकार बनेगी और इस बीच उनका बयान यहां सामने आया है। इस बीच बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराया जाएगा। मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी। और वहीं बंगाल में 30 सीटों पर मतदान जारी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने बूथ संख्या 149 पर मतदाताओं का प्रभावित करने और वोट डालने से रोके जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और कुछ जगह ईवीएम खराब है और ऐसा हर चुनाव में होता है। 149 बूथ नंबर में थोड़ा वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं, रोक रहे हैं वोट देने से। आपको कहीं और की भी मोटे तौर पे वोट पीसफुल हो रहा है। थोड़ा ईवीएम मेल फंक्शनिंग कर रहा है कुछ जगह, वो तो होता ही हर इलेक्शन में, वो तो ईसीआई देख रहा है। सुमेंद्र जी को कल रोका भी गया, कैंपेनिंग के दौरान भी रोका गया, कैसी? नहीं, वो तो फिर से गए थे, तो 3 घंटे बाद गए थे, फिर जनसंपर्क किए, लोगों से मिले, मंदिरों में गए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आप अप्रोच कर रहे हैं जी, बार-बार जी, जी। कि आप कैंपेनिंग करने दें, फ्री एंड फेयर पोल हो, सब कैंपेनिंग करे, सब वोट मांगे, जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी। पर आपको लग रहा है ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि कल टीएमसी ने एप्लीकेशन दी है, कंप्लेन की, वो डर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं बहुत ज्यादा क्लैशेस होने के चांसेस हैं, ऐसा कंप्लेन तो वो लोग ही तो गोलमाल पकड़ रहे हैं, झमेला तो वही लोग कर रहे हैं। आपने एक आतंक टेररिस्ट का भी नाम लिया है, क्या टेररिस्ट है, वो कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है? वो इलाका में, उस इलाके में बहुत लोगों को ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या नाम है? हमने अलाउद्दीन हमने उसका नाम भी ईसीआई को देके रखा है, इसको रोकिए वरना ये पीसफुल वोटिंग होने से उधर पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और आम पीएम मोदी बांग्लादेश के दूसरा और अंतिम दिन है और इस बीच पहला दिन कूटनीतिक लिहाजा से अहम दिन था, जबकि आज का दिन राजनीतिक संदेश भरा रहने वाला है। बहरहाल पीएम मोदी सबसे पहले जशोश्वरी काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। यहाँ बता दें आपको कि काली मंदिर से 91 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यही नहीं, पीएम मोदी आज ओराकांडी के मथुआ समुदाय के मंदिर में भी जाएंगे। बताते चलें कि ओराकांडी वही जगह है जहां मथुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था और इस बीच मथुआ समुदाय बंगाल चुनाव में वोटों के लिहाज से काफी मायने रखता है। कुछ ही सप्ताह के बाद चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा। इस पवित्र पर्व के प्रारंभ होने के पूर्व 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। चलिए आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं, बताते चलें कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर।
तमाम दर्शकों के सामने शुभेंदु अधिकारी ने ईसी को पत्र लिखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एएसपी हल्दिया को सस्पेंड करने की मांग की गई है। तो यहां जानकारी दे दे कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, वेस्ट मिदनापुर में भी बीजेपी उम्मीदवार का आरोप लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें कि अशांति फैला रहे हैं टीएमसी के लोग। तो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने ईसी को पत्र लिखा है। और यहाँ आपको बताते चले कि एएसपी हल्दिया को सस्पेंड करने की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी उम्मीदवार का आरोप। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, शांति फैला रहे हैं टीएमसी के लोग, ये आरोप लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने ईसी को पत्र लिखा है। और इस बीच पत्र लिखने के बाद एएसपी हल्दिया को सस्पेंड करने की मांग की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। तो अभी पर्व त्योहार काफी आने वाला है। देखिए, कब तक ये मामले ठीक रहेगा इसका? देखिए, ऐसा लगता है कि एक हफ्ता हमें इसको डेफिनेट ट्रेंड को चेक करना पड़ेगा कि एक हफ्ते के बाद क्या होता है, क्योंकि इसको कोई भी डेफिनेटिव ट्रेंड आने में तीन एक हफ्ते लग जाते हैं। हो सकता है कि देखो फटीग फैक्टर भी आ जाता है कई बार। दिल्ली के अंदर 3-4 महीने कंप्लायंस बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, तो एकदम से डाउन आया था। और 10-15 दिन से लग रहा है कुछ कंप्लायंस कम हुई थी, जिसको हम सख्ती कर रहे हैं, काफ़ी सख्ती कर रहे हैं, लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि भाई कंप्लायंस कीजिएगा। सबसे बड़ी कंप्लायंस है मास्क लगाने वाली। अगर ज़्यादातर लोग मास्क लगाते हैं, पब्लिक में मिलते हैं, तो इसको एकदम से कंटेन किया जा सकता है। 1 साल की जद्दोजहद के बाद सबने समझ लिया है कि भाई मास्क लगाना पब्लिक में जाने के अंदर। मैं एक अपील आपके माध्यम से ये भी करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन दिल्ली में लगवा ली है, 10 लाख से ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं, परंतु वो भी अगर पब्लिक में जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, मास्क को ना छोड़ें। सर, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है कि पंजाब जैसे या महाराष्ट्र जैसे जो राज्य जहाँ कोविड के मामले ज्यादा हैं, उनको लेकर और कोई सख्ती बरतने की तैयारी? देखिए, हमने रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट की है रेलवे स्टेशन के ऊपर, एयरपोर्ट्स पे रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी जो बात कही है आपने, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। देखो, राजधानी है तो दिल्ली के लोग भी बाहर जाते हैं, वापस भी आते हैं, बाहर के लोग भी दिल्ली आते हैं। और ऐसे केस सामने आए हैं कि जैसे कि कोई दिल्ली से पंजाब गए, वापस आए तो वो कोरोना पाए गए, कई लोग मान लो महाराष्ट्र से आए तो कोरोना पाए गए। इस तरह केस सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट से आपकी बात हुई, क्या क्या कह रहे हैं? अचानक मामले क्यों बढ़ने लगे दिल्ली में? जब दिल्ली में ठहराव था तो फिर बढ़ने क्यों लगे मामले? नहीं, इसको देखो, ये तो लौट के जैसे आते हैं ना, ये खत्म नहीं हो रहा है आसानी से। और डॉक्टर एक्सपर्ट का शुरू से ही कहना है कि आप ये मत मान के चलिए कि एकदम से खत्म हो जाएगा, कि यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। अब लर्न करने के अंदर ये है कि लोग मास्क लगाते हैं, 2-3 महीने शिद्दत से लगाते हैं, फिर एकदम से छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो समझ में आ गया, भाई देखो बाकी कुछ समझ नहीं आया, ये बिहेव कैसे करेगा वायरस, कैसे नहीं करेगा, गर्मी में चलेगा, सर्दी में चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे तो कुछ कल कहना ये भी है कि जब मौसम बदल रहा है, जिस टाइम पर भी मौसम बदल रहा है, एकदम से इसकी काफ़ी बढ़ते हैं। जब सर्दियाँ आई थी तो बढ़े थे, पिछली बार गर्मियाँ स्टार्ट हुई तब बढ़े थे, अब गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में मतलब मौसम बदलने में है, परंतु इसका कॉन्क्रीट कहना कि भाई ये यही कारण है, ऐसा नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ कि भाई जो भी कारण है, जिस भी कारण है, उससे बचाव का रास्ता पता लग गया आपको। अब बचाव का रास्ता पता है तो मास्क लगा लो ना, इसके अंदर। उधर महाराष्ट्र में पुलिस तबादले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सामने आए टेप कांड में मचे तूफान के बीच राज्य की महाराष्ट्र से विकास आघाड़ी सरकार के एक मंत्री, जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल यदवाकर ने इंटेलिजेंसी की पूर्व कमिश्नरी और सीनियर आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला पर बीजेपी के पक्ष में विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। और इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मुंबई महाराष्ट्र के साइबर सेल ने रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर कहीं न कहीं गुनाह हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और टेलीग्राफ एक्ट के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी थोड़े से परेशान नजर आते हैं।
उन्होंने कहा कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट मैंने सिर्फ 2 पन्ने दिखाए थे, नवाब मलिक ने पूरी रिपोर्ट लोगों के सामने रखी। हाँ, ये सच है कि पिछले कई दिनों से रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर वे दिल्ली में प्रेस वार्ता कर रहे थे, मुंबई में प्रेस वार्ता उन्होंने की, और जब मुंबई में प्रेस वार्ता की तो मंत्री और सरकार की तरफ से हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि परिस्थितियों से लोगों को अवगत कराया जाए। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में जब वो रिपोर्ट पेश की गई तब तक कोई भी ट्रांसफर नहीं हुए थे। उस समय 10 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए और रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन थी। रश्मि शुक्ला ने बिना परमिशन के कुछ लोगों के फोन टैप किए, कुछ व्यक्तिगत आपस में कोई लोग बात कर रहे थे, उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद देवेंद्र जी ज्यादा परेशान हैं। नीरज गुंडे नाम का एक व्यक्ति जो देवेंद्र जी का बहुत करीबी है, जो मंत्री रहते हुए देवेंद्र जी उनके मकान पे जाते रहे, वो लगातार वर्षा में रहता था। वो व्यक्ति सीपी के दफ्तरों में रोज नजर आता था। वो व्यक्ति डीजी ऑफिस में जाता रहा है। वो व्यक्ति मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर में नजर आता रहा है। वो व्यक्ति कौन है जिसने सबसे पहले इस रिपोर्ट को लेकर ट्वीट किया था? और देवेंद्र जी जिस तरह से इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को बदनाम कर रहे थे, हाँ, मैंने खुलासा करते समय एक एक आरोपों को विस्तारित रूप से हमने जवाब दिया और उनके आरोप बेबुनियाद थे, झूठे थे, हमने सिद्ध कर दिया। आज देवेंद्र जी कह रहे हैं कि नवाब मलिक ने और जितेंद्र आवाड़ ने रिपोर्ट तैयार की और कुंटे साहब ने दस्तखत किया है। हाँ, तुम जो आरोप लगा रहे थे वो बेबुनियाद थे। हमने जो बातें रखी वो सच्ची थी। रिपोर्ट में वो सारी चीजें इसलिए हैं कि वो सच्चाई है। रिपोर्ट 5 पन्ने की नहीं है, एक पूरा सारे एविडेंस के साथ, पूरे एनेक्चर के साथ रिपोर्ट रखी गई है। सत्य के आधार पर रिपोर्ट बनी। ये कहना कि चीफ सेक्रेटरी नवाब मलिक की रिपोर्ट बनाने से दस्तखत कर देंगे, कहीं न कहीं एक ईमानदार अफसर पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। कुंटे साहब ईमानदार अफसर हैं, पूरा महाराष्ट्र जानते हैं। उन्होंने जो उस समय भी कार्रवाई की बात की थी वो भी रिपोर्ट में है। अभी भी जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो पूरे एनेक्चर के साथ दी है। हमें लगता है इस रिपोर्ट के बाद, एफआईआर होने के बाद, कुछ देवेंद्र जी परेशान नजर आ रहे हैं। एक तो राजनीतिक रूप से वो दिशा भूल कर रहे थे, ये स्पष्ट हो गया। अब एफआईआर में कहीं उनके लोग परेशानी में न आ जाए। उधर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। जानकारी देते उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तेंदुलकर ने खुद को घर में होम क्वारंटीन कर लिया है। तो यहां कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। इसके अलावा वो इस महामारी से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल और डॉक्टर को सलाह पर अमल कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना की आंच से सचिन तेंदुलकर का परिवार सुरक्षित है और इस बीच सचिन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे परिवार का भी कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आगरा में भारतीय सेना के जवानों ने पैरा ड्रॉपिंग का प्रदर्शन किया और इस दौरान दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वुक, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान आगरा में 1250 फीट की ऊंचाई से 2 छलांग लगाई थी और आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में एमएस धोनी ने पैरा जंपिंग के दौरान 1250 फीट की ऊंचाई से धरती पर 55 सेकंड में कदम रखा था। और इस बीच भारतीय एक दिनी क्रिकेट टीम के कप्तान के AN-32 विमान से फिर पैराशूट पहनकर छलांग लगाई गई और इस बीच महेंद्र सिंह पहले भारतीय कप्तान थे जिन्होंने पैरा ट्रूपर का तमगा हासिल किया था। और फिलहाल अब खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां 4 बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी है और घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुरानी आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया और इस बीच पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। के मिर्जापुर बेला गांव में रात्रि में लगभग 10:30 बजे
3-4 लड़के जो एक ही समुदाय के थे, एक ही गांव के थे, शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा, मारपीट हो गई। फिर एक ने सौरभ के चाकू मार दिया, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस आधार पर 4 अभियुक्तों के खिलाफ 307, 302, 323, 504, 34 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। 4 नामित अभियुक्तों में से एक को हिरासत में ले लिया गया है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए मीडिया सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सेंटर की साज सज्जा और सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ समन्वय के लिए सूचना विभाग और पत्रकारों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। और इस बीच हरिद्वार आए सूचना सचिव जावलकर ने बारीकी से मीडिया सेंटर के सभागार, VIP लाउंज और कंप्यूटर कक्ष, ऑफिसर्स रूम और योगा कक्ष, टेंट कॉलोनी आदि का निरीक्षण करते हुए कहा कि मीडिया सेंटर का निर्माण 25 मार्च तक करने के निर्देश दिए गए थे और जो काफी हद तक पूर्ण हो चुका है। और इस बीच सेंटर की पहुंच मार्ग और आंतरिक सुविधाएं पूर्ण कर ली गई हैं। और यहाँ आपको बताते चले कि साउंड सिस्टम के ट्रायल करने को कहा गया कि सचिव सूचना ने मीडिया सेंटर में हर समय पत्रकारों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी और सेंटर में बैठने और ठहरने का भी कोविड की SOP का पालन करवाया जाएगा। और इस बीच कुंभ मेला की कवरेज को आने के लिए पत्रकारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 1 अप्रैल से पहले वे सूचना महानिदेशक के साथ फिर से मीडिया सेंटर का निरीक्षण करेंगे। और इस अवसर पर सूचना विभाग से संयुक्त निदेशक श्री राजेश कुमार, कुंभ मेला नोडल अधिकारी श्री मनोज श्रीवास्तव आदि अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूर्ण हो गई है। एक महत्वपूर्ण हम लोगों की साउंड की व्यवस्था की बात अभी हुई है, उनको कहा गया है कि उसका भी जल्दी से जल्दी लाके ये व्यवस्था सेट करें। मेला प्रशासन द्वारा बड़ा प्रशस्त अच्छा यहाँ पर हॉल बना दिया है, उसकी मेंटेनेंस भी ठीक तरीके से चल रही है। तो आज की दृष्टि में हम देखते हैं तो मीडिया सेंटर एक कुंभ मेले के लिए, महाकुंभ के लिए जिस तरह का आवश्यक है उस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। और सूचनाओं का आदान प्रदान, सभी यहाँ पे प्रेस संबंधित जो कार्य है वो करने में यहाँ पर वैसे कठिनाइयाँ नहीं प्रतीत होती है। लेकिन मैंने संबंधित अधिकारियों को ये ज़रूर कहा हुआ है कि एक तो मीडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दें कि जिसमें आपके प्रेस की मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अन्य तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के आपके माध्यम है, इनसे एक एक व्यक्ति लेते हुए 5-6 लोगों की एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी रोज़ यहाँ पर जो मीडिया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पर्यावरण को लेकर एक समिट में 40 देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है और इस लिस्ट में PM मोदी समेत तमाम अन्य देशों के प्रमुख शामिल होंगे। और इस बीच बताते चलें कि 22 और 23 अप्रैल को होने वाली समिट में क्लाइमेट चेंज और इसके लिए उठाए जाने वाले सख्त कदमों को लेकर चर्चा की जाएगी और यह समिट वर्चुअल माध्यम से होगी और लोगों के लिए लाइव प्रसारित की जाएगी। और इस दौरान व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि नवंबर में हुए यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की दिशा में एक अहम कदम होगा और इस कार्यक्रम में PM मोदी समेत तमाम अन्य देशों के प्रमुख शामिल होंगे। और इस नेताओं के अलावा दक्षिण एशिया के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने समिट में शामिल होने के लिए बुलाया गया है।
देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए कहा गया है। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और यहाँ होली, शब-ए बारात जैसे पर्व में कुछ दिन का समय शेष है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने के संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। यहाँ सरकार ने अपने स्तर से नई गाइडलाइन जारी की है। तो यहाँ आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय की तरफ से लिखे गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र में होली, शब-ए बारात और अन्य त्योहारों के मौके पर भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्र की तरफ से पत्र में कहा गया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमें सख्त नियम अपनाने की जरूरत है ताकि कोरोना के फैलते संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना वायरस का कहर देश में एक बार फिर तेजी से फैल रहा है और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए हैं और ऐसे में बॉलीवुड भी कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। तो यहाँ आपको बताते चले कि आमिर खान और कार्तिक आर्यन के बाद अब खबर है कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और इस बीच परेश रावल ने शुक्रवार को बताया कि वे कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी और अपने संपर्क में आए लोगों से भी जांच कराने की अपील की है। तो यहाँ परेश रावल ने ट्वीट किया कि दुर्भाग्यवश पूर्ण मैं कोरोना वायरस की चपेट में आ गया हूँ। बीते 10 दिन में मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने का अनुरोध करता हूँ। बता दें कि 65 वर्षीय एक्टर परेश रावल ने 2 हफ्ते पहले ही यानी 9 मार्च को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। उधर त्योहारों के नजदीक आते ही कोरोना की लहर तेज हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1000 से अधिक मामले आए हैं। वहीं केजीएमयू और पीजीआई और लोहिया संस्थान में डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यहाँ आपको बता दें कि यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है और प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1032 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 247 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में इलेक्ट्रिक वायर के गोडाउन में अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और फिलहाल आग के कारण किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूपी के हापुड़ में पिलखुआ कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस, चाकू, मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। तो यहाँ आपको बता दें कि आरोपी बदमाश फर्जी मोबाइल नंबर से ओला और उबर की गाड़ी बुक किया करता था और सुनसान इलाकों से बुलाकर उनसे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करता था। तेलंगाना के हैदराबाद के बहादुरापुर इलाके में एक गोदाम में सुबह आग लगने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक बहादुरपुरा इलाके में एक गोदाम और 6 दुकानों में आग लगी थी और जिसकी सूचना दमकल विभाग को दे दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और हालांकि अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल हैदराबाद पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मूडा पांडे थाना क्षेत्र के करनपुर काशी मार्ग में ब्रिजपुर गांव के पास बालू से भरा एक ट्रक चालक दूसरे रोड पर खड़े ट्रक में अनियंत्रित होकर जोरदार टक्कर मार दी और जिससे ट्रक की जोरदार भिड़ंत से बताते चले कि ट्रक के अगले हिस्से में भयंकर आग लगी। हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, वहीं एक परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर सामने आई है, जहां 4 बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। मैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई लगभग रात के 2:55 पर कि एक करनपुर काशीपुर रोड पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारी यूनिटें तत्काल रवाना हुई। हमारे अग्निशमन अधिकारी ज्ञान प्रकाश में फायर सर्विस यूनिट के घटनास्थल पर पहुँचे और
आकर के देखा कि जो जानकारी हुई, इन्होंने पहले आग लगी हुई थी उसको आग को बुझाया। आग बुझाने के दौरान जब आग शांत हो गई तो जानकारी किया कि एक जो ट्रक था पहले से ही ऑलरेडी कुछ खराबी की वजह से सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, ऐसा संज्ञान में आया है। और पीछे से जो ट्रक था उसमें उसकी भिड़ंत हो गई और उसमें आग लग गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।